My name is Musa Karim Azimi and you are watching Musa Azimi Education Channel Reviving the Teaching Concepts। आज के इस वीडियो लेक्चर में डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं मैट्रिक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 का मेन टॉपिक दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ा था, जिसको हमने कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिस है वेक्टर के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए। नाउ हैविंग अंडरस्टूड दीज बेसिक्स, अब हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं इस चैप्टर का मेन टॉपिक, जो कि बोर्ड के पेपर में भी ऑलमोस्ट हर साल ही पूछा जाता है या बहुत ज्यादा पूछा जाता है, दैट इज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर होता क्या है? फिजिक्स में रिजॉल्व कर देने का मतलब हम लेते हैं स्प्लिट कर देना या ब्रेक कर देना, किसी भी चीज को तोड़ देना मींस उसको रिजॉल्व कर देना। ठीक है, तो वेक्टर की रेजोल्यूशन या वेक्टर को रिजॉल्व करने का मतलब ये हुआ कि वेक्टर को तोड़ देना, हम वेक्टर को तोड़ दें। ठीक है, अच्छा कंसिडर कि ये एक वेक्टर हमें मालूम है, इस वेक्टर को हमें तोड़ना है। आपसे कहा जाए किसी वेक्टर को रिजॉल्व कर दीजिए, तो आपका सवाल सबसे पहले ये होगा कि कितने हिस्सों में तोड़ें। तो सबसे आसान जो रहता है हमारे लिए वो कम से कम हिस्सों में तोड़ना रहेगा, और कम से कम हिस्से होंगे दो। ठीक है, अच्छा दो हिस्सों में भी हमारा काम यहाँ पे या हमारे सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुए, तो हम ये पूछेंगे दो हिस्से भी कौन से वाले दो हिस्से। ठीक है, दो हिस्से, दो हाफ हिस्से, या पहला हिस्सा कम लेंथ का, दूसरा हिस्सा ज्यादा लेंथ का, एक क्वार्टर, तीन, इसको एक हिस्सा इतना, एक हिस्सा इतना, तो हम कौन से वाले हिस्सों में इसको तोड़ें। ठीक है, तो लेकिन हमें ये मालूम है कि कोई से भी दो हिस्सों में हम उसको तोड़ेंगे। होना ये चाहिए है कि उन हिस्सों को जब हम वापस से जोड़ें तो हमें वो ओरिजिनल वेक्टर मिल जाए जिसको आपको तोड़ने को कहा गया है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ इस मार्कर को आप दो हिस्सों में तोड़ दीजिए, तो मैंने कहा चलो ठीक है, दो हिस्सों में तोड़ दिया। अब ये इसके दो हिस्से हैं, ये ऐसे होने चाहिए हैं कि जब हम इन दोनों हिस्सों को मिलाएं वापस से, तो हमें ओरिजिनल मार्कर वापस मिल जाए जो कि पहले से हमें गिवन था। ठीक है, तो जब इसके हिस्सों की बात आती है तो हमने कहा आसान रखते हैं चीजों को, दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। तो कौन से दो हिस्से हों जिनमें हम उसको तोड़े? तो वेक्टर्स में हम जानते हैं कि जितने भी हिस्सों में हम इसको तोड़ेंगे वो हिस्से जोड़ने पे, ऐड करने पे वापस हमें वो ओरिजिनल वेक्टर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब वो हिस्से जोड़ देने पे हमें वो ओरिजिनल वेक्टर मिल जाना चाहिए, तो जिन कंपोनेंट्स को हम तोड़े उनको ऐड कर देने से ओरिजिनल वेक्टर हमें मिल जाना चाहिए। तो मैं ऐसे कौन से दो हिस्सों में तोड़ूं? नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ऐसे कौन से दो हिस्सों में तोड़ूं जिनको जोड़ने पे ये वेक्टर मिल जाए, क्योंकि वो दो हिस्से तो बहुत तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हिस्सा ये बना दी हमने, एक हिस्सा ये बना दिया हमने। ठीक है, ये दो हिस्से हो गए। एक हिस्सा हमने ये बना दिया, दूसरा हिस्सा ये बना दिया। क्या ये हिस्से हैं वेक्टर के? ऑफ कोर्स हिस्से हैं। क्यों? क्योंकि अगर इन दो हिस्सों को मैं जोड़ूं तो मुझे ओरिजिनल वेक्टर मिलना चाहिए। ठीक है, जोड़ने के लिए अब तक हमने जो तरीकेकार पढ़ा है वो है कौन सा? हेड टू टेल रूल, जो हम कॉमनली यूज करते हैं। ठीक है, हेड टू टेल रूल में पहले के हेड से अगर दूसरे वेक्टर की टेल को जोड़ दें और सबसे पहले वाले वेक्टर को मिला दें सबसे आखिरी वाले वेक्टर के हेड से, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो दोनों का सम यानी कि एडिशन होती है। तो हमने कहा ये दो हिस्से हैं, ये तो इसी के हिस्से हैं। कैसे मालूम? इन दोनों को जोड़ के देख लो। जोड़ने का मतलब हेड टू टेल रूल अप्लाई करके देख लो। तो पहला वेक्टर के हेड से हमने दूसरे की टेल को ज्वाइन किया, और फिर रिजल्टेंट निकालने के लिए या इनका सम निकालने के लिए सबसे पहले वाले के टेल को सबसे आखिरी वाले के हेड से हमने जोड़ दिया। तो हमें पता चला कि तो वही वेक्टर आ गया जो ओरिजिनल वेक्टर हमें गिवन था। इसका मतलब है कि ये दो इस वेक्टर के दो हिस्से हैं। समझ आएगा कि इसी तरीके से मैंने कोई दूसरे और हिस्से कर लिए, इन दो को देख लिया, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया। अभी भी ये दो इसके वैलिड कंपोनेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि पहले के हेड से दूसरे की टेल को ऐड करके जब हम रिजल्टेंट बनाएंगे तो यही बनेगा। और भी इसके हिस्से बने, ये हिस्से बन गए, ये एक वेक्टर ये बन गया, इसके हेड से दूसरे को जोड़ा, रिजल्टेंट ये बन रहा है। इसका और एक कंपोनेंट का हमारे पास ये भी हो सकता है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि एक वेक्टर ये वाला और दूसरा वेक्टर यहां से। ये सारे के सारे वेक्टर्स रिजल्ट देने पे हमें यही वाला वेक्टर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे
ऐड होने के बाद ये रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसके सब के ये कंपोनेंट्स हैं, इस वेक्टर के सारे कंपोनेंट्स हैं। मैं ऐसे आपको अंदाजा हो रहा होगा, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशंस और बना सकता हूँ। ठीक है, तो जब आपसे कहा गया वेक्टर को रिजॉल्व करो, आपने कहा सवाल नंबर 1 कितने हिस्सों में तोड़े, उन्होंने कहा ठीक है 2 हिस्सों में तोड़ दो, आसान रखो 2 हिस्सों में तोड़ दो। ठीक है, अब फिर ये क्वेश्चन आया कौन से वाले 2 हिस्सों में तोड़ो। तो हमारा टास्क ये है कि हम चीजों को आसान से आसान रखें, इसलिए तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को भी हमने इजीएस्ट क्वांटिटी विच इज 2, ठीक है, हमने 2 क्वांटिटी या 2 नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में इसको तोड़ा। अब कौन से वाले 2 कंपोनेंट्स, तो उसका जवाब भी होना चाहिए भाई वो 2 कंपोनेंट जिन कंपोनेंट को ऐड करना सबसे आसान हो। ठीक है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स जो पॉसिबल हो सकते हैं इस वेक्टर के, उसमें से एक तरह का कंपोनेंट हमारा, उसमें से एक तरह का कंपोनेंट, मिसाल के तौर पे अगर ये हमारा वेक्टर है तो इसमें से एक तरह के कंपोनेंट हमारे ये वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, इसको मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं कंपैरिजन के लिए। इन कंपोनेंट्स में जो इतने सारे हमने 4-5 ड्रॉ किए और इन कंपोनेंट्स में जो हमने यहाँ अलग से ड्रॉ किया, क्या सिमिलैरिटी है भाई, ये भी 2 कंपोनेंट्स हैं, ये भी 2 कंपोनेंट्स हैं, लेकिन क्या डिफरेंस है दोनों में, ये ज्यादा आसान रहेगा या इनमें से कोई या इस जैसा कोई हम सेलेक्ट करें। देखें, तो हमने वेक्टर्स के बारे में कहा था, वेक्टर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास 2 चीजें होती हैं। नंबर 1 एक उसका मैग्नीट्यूड सूटेबल यूनिट के साथ, और दूसरा एक रेलेवेंट डायरेक्शन। तो वेक्टर के पास 2 चीजें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये दोनों होते हैं। तो इफ समबडी आस्क्स यू कि भाई डिटरमिन अ वेक्टर, तो आप ये समझ जाएंगे कि उस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उस वेक्टर की मुझे डायरेक्शन भी निकालनी है। तो ये सब क्या मतलब हुआ, यानी कि टास्क हमारा ये है, इनटू हाउ मेनी कंपोनेंट्स, कौन से 2 कंपोनेंट्स, तो हमने कहा कि वो 2 कंपोनेंट जो सबसे आसान हो। तो कौन से 2 कंपोनेंट सबसे आसान होंगे, वो 2 कंपोनेंट सबसे आसान होंगे जिनका मैग्नीट्यूड निकालना भी हमारे लिए आसान हो और जिनकी डायरेक्शन निकालना भी हमारे लिए आसान हो। तो हम ढूंढते हैं उन तमाम पॉसिबल कंपोनेंट्स में से कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं या कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी निकालना हमारे लिए आसान हो और डायरेक्शन निकालना भी आसान हो। तो किसी वेक्टर के, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूं कि ये 2 वेक्टर या एक वेक्टर है, वेक्टर ए, इसके 2 हिस्से हैं, एक इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरा इस वेक्टर की डायरेक्शन। ठीक है, इस वेक्टर के इसी तरह ये अगर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, अगर ये ए है तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, या अगर ये वेक्टर मैं कहता हूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो वेक्टर बी की भी 2 हिस्से होंगे, एक वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और दूसरा वेक्टर बी की डायरेक्शन। इसको मैं थीटा ए यानी कि एंगल ऑफ वेक्टर ए, इसको मैं थीटा बी यानी कि एंगल ऑफ वेक्टर बी कह देता हूं। समझ आई बात ये? ठीक है, अच्छा अब इनको और इनको दोबारा से एक दफा देखते हैं। सपोज ये हमारा ओरिजिनल वेक्टर था, इसके कोई से 2 कंपोनेंट और मैं ले लेता हूं, एक मैंने ये कंसीडर किया और एक मैंने ये लिया। लेट्स से इसका नाम मैं वेक्टर p रख देता हूं, इसका नाम मैं वेक्टर q रख देता हूं। ठीक है, अब वेक्टर p की अगर मैं बात करूं तो वेक्टर p के भी 2 हिस्से होंगे, एक वेक्टर p का मैग्नीट्यूड और एक वेक्टर p की डायरेक्शन जिसको मैं थीटा p कह देता हूं, और एक वेक्टर q बनेगा तो वेक्टर q के भी 2 हिस्से, वेक्टर q का मैग्नीट्यूड और वेक्टर q की डायरेक्शन। सही है, अब जरा इन 2 कंपोनेंट्स और इन 2 कंपोनेंट्स को हम कंपेयर करें तो हमें चीजों का कुछ बेहतर आइडिया हो जाएगा। इस वेक्टर से शुरू करते हैं। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा फिलहाल तो हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या है तो आपको आइडिया हो रहा है कि इसकी डायरेक्शन मैंने बनाई ही एक्स एक्सिस के अलोंग है, और एक्स एक्सिस का मतलब होता है 0 डिग्रीज, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो मुझे मालूम है 0 डिग्रीज। ठीक है, और वेक्टर बी की अगर मैं बात करूं तो इसके मैग्नीट्यूड का फिलहाल मुझे भी अंदाजा नहीं है, मुझे स्केल लेना पड़ेगा या मुझे और कुछ मेजरमेंट के लिए तरीकेकार इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसकी डायरेक्शन भी मुझे मालूम है, क्या, इट इज ड्रॉन अलोंग नॉर्थ
तो इसको मैं नॉर्थ कह सकता हूं या 90 डिग्री कह सकता हूं। ठीक है, तो ये दो वो कंपोनेंट्स हैं जिनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कम एक चीज तो आपको पहले से पता है, ड्रॉ करते के साथ ही पता है क्या, कि इट इज ड्रॉन अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस या एट 0 डिग्रीज, इट इज ड्रॉन अलोंग वाई एक्सिस या इट इज डायरेक्टेड अलोंग 90 डिग्रीज। ठीक है, चलो तो इसमें दो आसानियां हमें हो गई। और यहां इसका मैग्नीट्यूड कितना है नहीं मालूम, लेकिन डायरेक्शन कितनी है अभी तो हमें इसकी डायरेक्शन का भी अंदाजा नहीं है, डी रख के निकालना पड़ेगा कितनी डायरेक्शन। और यही बात इस क्यू के लिए भी है, ना तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता है और ना ही इसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन के बारे में हम श्योर हैं कि क्या डायरेक्शन। तो इसके मुकाबले में ये वाला सेट या ये वाले दो कंपोनेंट्स हमारे लिए बहुत आसान बने। क्यों? क्योंकि ये कंपोनेंट्स में इसको तोड़ते के साथ ही कम से कम टोटल 4 चीजों में, 2 मैग्नीट्यूड 2 डायरेक्शन में से 2 चीजें तो हमें पता है, दोनों की डायरेक्शन पता है, लिहाजा अब ये मालूम करने की जरूरत नहीं है। इट इज अंडरस्टूड कि ये वाले दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, एक कंपोनेंट होगा अलोंग वाई एक्सिस। तो अलोंग एक्स अलोंग वाई का मतलब डायरेक्शन तो हम खुद बता रहे हैं, तो इसकी 4 में से 2 चीजें बच गई और 2 चीजें मालूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी नोन है। यहां चारों ही मालूम करने पड़ेंगे। तो कौन सा ज्यादा मुश्किल हुआ, ये वाला जिसमें ज्यादा अननोन्स हैं या वो वाला जिसमें हाफ अननोन्स हैं? ऑब्वियसली ये वाला। आपको आइडिया होगा अब कि इसके अलावा मैं कोई दूसरा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो वो ना तो मैं अलोंग एक्स एक्सिस ड्रॉ करूंगा ना तो मैं अलोंग वाई एक्सिस। तो प्रिसाइसली उसके एंगल मेजर करने के लिए मुझे डी या प्रोटेक्टर चाहिए होगा। मैं इतनी श्योरिटी के साथ उसकी डायरेक्शन नहीं बता सकूंगा बगैर प्रोटेक्टर के या बगैर मेजरमेंट के। तो हमें आइडिया हुआ ये वो 2 स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स में हमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्शन पहले से पता है। एक की डायरेक्शन अलोंग एक्स, दूसरे की डायरेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें हम प्रेफर करते हैं वेक्टर को तोड़ना, वो कंपोनेंट्स होते हैं एक एक्स एक अलोंग वाई। तो हम कह देते हैं कि कौन से 2 कंपोनेंट्स, तो आंसर हाउ मेनी कंपोनेंट्स, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, विच कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट्स, तो आपने कहा एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स, या वो कंपोनेंट्स जो एक अलोंग एक्स हो एक अलोंग वाई एक्सिस हो। ठीक है, तो नाउ दिस इज अ वेरी ग्रेट हेल्प टू अस, जिसमें से हमें ये पता चला कि आपसे कहा वेक्टर को तोड़ो, तो आपने कहा अच्छा भाई कितने हिस्सों में तोड़ें? आपने कहा आसान रखो। आसान का मतलब सबसे आसान तो 2 हिस्से हो सकते हैं, ठीक है 2 हिस्सों में तोड़ दिया। भाई कौन से वाले 2 हिस्सों में तोड़ो? दूसरा सवाल आया, आप कहेंगे एक्स और वाई वाले कंपोनेंट्स में तोड़ दो, वो कंपोनेंट जिनमें से एक अलोंग एक्स ड्रॉ किया जाएगा एक अलोंग वाई ड्रॉ किया जाएगा, ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, वाई एक्सिस को वर्टिकल डायरेक्शन या वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, इसलिए इनका दूसरा नाम एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स का हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स भी लिया जाता है। ठीक है, सिर्फ somebody comes and asks you कि भाई इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दो, तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब x, वर्टिकल का मतलब y। तो x एंड y कंपोनेंट में रिजॉल्व मींस तोड़ना, तो उसको x एंड y कंपोनेंट्स में तोड़ दो। समझ आई बात? ठीक है, अच्छा एक बात और, इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम मुकम्मल करें तो हमें एक स्क्वायर या कोई रेक्टेंगल मिल सकता है। ठीक है, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स इक्वल लेंथ के हैं तो कंप्लीट करने पे स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन हर दफा जरूरी तो नहीं है कि वेक्टर के ये दोनों हिस्से इक्वल ही हों, कोई एक छोटा कोई एक। जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला है, ठीक है, इसके जब हम 2 कंपोनेंट्स बनाएंगे तो उन 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट ये बनेगा और एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा। ये वाला हो जाएगा y एक्सिस वाला, ये वाला हो जाएगा x एक्सिस वाला। ठीक है, अब इन दोनों को कंप्लीट करने पे हमें
स्क्वायर तो नहीं, अलबत्ता एक रेक्टेंगल जरूर मिल रहा है। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर इस तरह से आए और आपसे कहा जाए इसको रिजॉल्व करो, तो आप कहेंगे ठीक है रिजॉल्व करूंगा मैं ऐसे कि जिसमें से एक वाला हिस्सा हमारा अलोंग x आ जाए, एक हिस्सा अलोंग y, तो ये वाला हिस्सा आ गया हमारा अलोंग x एक्सिस, ये वाला हिस्सा आ गया हमारा अलोंग y एक्सिस। तो इनको जब हम कंप्लीट करेंगे तो भी हमें एक रेक्टेंगल मिल रहा है। तो रेक्टेंगल हर हाल में आपको मिलेगा, स्क्वायर जरूरी नहीं है कि मिले, वो डिपेंड करता है, कंडीशनल है कि अगर दोनों कंपोनेंट्स की लेंथ सेम हो जाए, सही। और ये उसी सूरत में हो सकता है जब वेक्टर की एंगल 45 डिग्री, तो हर दफा वेक्टर 45 डिग्री का नहीं होगा, ये याद रखने वाली बात है। वेक्टर के ये x और y कंपोनेंट्स की लेंथ इक्वल कब मिलेगी, जब ये वाला वेक्टर जिसको आप तोड़े 45 डिग्री के ऊपर होगा, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, तो बहरहाल स्क्वायर भी एक खास टाइप का रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल का मतलब 4 साइडेड फिगर जिसमें ऑपोजिट साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर। स्क्वायर का मतलब एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल ही कह लीजिए जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल और परपेंडिकुलर होंगी। रेक्टेंगल में सिर्फ परपेंडिकुलरिटी कंडीशन होती है या कंपलसरी होती है, लेंथ का सेम होना जरूरी नहीं होता। तो कैसे भी कंपोनेंट्स हों, x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो स्क्वायर भी मिल सकता है, रेक्टेंगल तो लाजमी मिलेगा। इसलिए ये x और y कंपोनेंट्स की एक स्पेशलिटी और हमें नजर आया कि x और y कंपोनेंट्स में तोड़ने के बाद जब हम इनको कंप्लीट करेंगे, जैसे कि पैरेललोग्राम लॉ में करते थे, कंप्लीट करेंगे तो एक रेक्टेंगल मिलेगा। इसलिए ये दो वो कंपोनेंट्स हैं जो कि रिजॉल्व होने के बाद अपॉन कंप्लीशन विल गिव अ रेक्टेंगल, इसलिए इन कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम हो गए इनके। ये दो स्पेशल टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स कैसे हैं, नंबर 1, ये वो दो स्पेशल कंपोनेंट्स हैं जो अलोंग x और एक अलोंग y है, इसलिए इनको x एंड y कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये दो कंपोनेंट्स जो कि अलोंग x एंड अलोंग y हैं, इनमें x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल, y एक्सिस को वर्टिकल एक्सिस भी कहते हैं, तो इन दो कंपोनेंट्स को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं। इन दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद डायग्राम में जब आप कंप्लीट करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ रेक्टेंगल, इसलिए इन कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और क्योंकि रेक्टेंगल ऐसी फिगर होती है जिसमें सारी साइड्स आपस में एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती हैं, इसलिए इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। तो ये 4 नाम इन कंपोनेंट्स के हमने देखे, बात एक ही, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इफ somebody asks you to resolve this vector into its perpendicular components, आप समझ जाएं एक्स एंड वाई कंपोनेंट का बात हो रही है, ठीक है। ओके, तो अब जरा इसको हम मुकम्मल कर लेते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या हुआ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब हुआ स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। किसी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तोड़ देना, उसके अज्जा में, उसके हिस्सों में तोड़ देना, उस वेक्टर की रेजोल्यूशन कहलाता है। फिर हमने कहा खाली इतना काफी नहीं होता, कंपोनेंट्स भी तो बहुत तरह के होते हैं। तो कौन से वाले कंपोनेंट्स आप कहेंगे, हम लेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये वर्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट काफी है, रेक्टेंगल में बनाने के लिए आपको कम से कम 2 कंपोनेंट्स चाहिए। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर हो गया सिर्फ इतना कहने से कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया कि हमारे पास 2 ही कंपोनेंट्स बनेंगे और ये 2 कंपोनेंट कौन कौन से होंगे, एक अलोंग x और एक अलोंग y हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से जब कभी भी आपको कहा जाए रिजॉल्व करो वेक्टर को, तो आपने कहा ठीक है मेरी मर्जी है, मुझे रिजॉल्व करना है, अब मैं जैसे रिजॉल्व करूं, तो हमने रूल बनाया कि हम जब भी रिजॉल्व करेंगे तो हम किस में रिजॉल्व करेंगे, हम उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि नंबर 1 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्वांटिटी में सबसे कम 2 जिनको डील करना आसान, और दूसरे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी मालूम करने में हमें
मावनत या सपोर्ट मिलती है कि डायरेक्शन तो इनकी पहले से पता होती है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए काम करना पड़ेगा। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ही हम रिजॉल्व करेंगे अब से, जब कभी भी आपको कहा जाएगा वेक्टर को रिजॉल्व करने को। समझ आई बात? ठीक है, तो हम अपने इस टॉपिक को पूरा लिखते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, तो RCM इसको इन शॉर्ट भी लिखा जाता है। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। नाउ हमने बहुत डिटेल में देखा कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्शन निकालना की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी पता है आपको, और दूसरे इनमें आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी दो, सबसे आसान रहता है। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं। नाउ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट मेथड। ठीक है, तो जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में हम रिजॉल्व करते हैं तो हम डेफिनेशन में थोड़ा सा ऐड इसमें ये कर सकते हैं कि डेफिनेशन में थोड़ा सा ऐड ये कर सकते हैं कि स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। अगर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है तो स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ये स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ये रेजोल्यूशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब इसकी एक्सप्लेनेशन। हम ये देख रहे हैं कि वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कैसे किया जाता है। इट्स अ वेरी सिंपल मेथड, बहुत इजी है। जिस तरह से मैंने अभी ड्रॉ कर दिया था वैसे ही आप भी ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए हमें उसका थोड़ा सा मेथड डिफाइन करना है, तो उसके लिए हम थोड़े से स्टेप्स इसके देख लेते हैं। ठीक है, तो हम एक वेक्टर कंसीडर करते हैं जिसके हमने रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ किए हुए एक्स और वाई एक्सिस, रेफरेंस एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, लेट अस से कि एक वेक्टर जो हमें रिजॉल्व करना है, दैट वेक्टर इज, लेट अस से एक वेक्टर जो हमें रिजॉल्व करना है, दैट वेक्टर इज वेक्टर एफ। ये हमारा एक वेक्टर है, वेक्टर एफ नाम का, इसको हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, क्या गिवन होता है आपको जब कहा जाता है कि रिजॉल्व करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, रिजॉल्व करो एक वेक्टर को, वो वेक्टर आपको दिया हुआ होगा। वेक्टर दिया हुआ होने का मतलब ये है कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में भी आपको बताया होगा और उस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में भी बताया होगा, यानी कि वेक्टर का साइज कितना है, उसकी लेंथ कितनी है और वो वेक्टर कितने एंगल पे ड्रॉ किया गया। यानी कि जब आपको कहा गया कि रिजॉल्व करो इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जिसकी लेंथ इतनी है यानी कि मैग्नीट्यूड, और जो इतने एंगल के ऊपर ड्रॉ किया गया है एक्स एक्सिस के साथ, ये आपको बताया जाता है कि वेक्टर का एंगल वाई एक्सिस से भी लिया जा सकता है, एक्स से भी लिया जा सकता है। तो आपको हमेशा बताया जाता है कि इसका एंगल बन रहा है थीटा, फॉर एग्जांपल, कौन से एक्सिस से, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस से। तो हमने कंसीडर किया एक वेक्टर f जिसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल F और डायरेक्शन है थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं और इसको हम एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स भी कहते हैं। अपनी आसानी के लिए एक्स एंड वाई हमारा सबसे आसान रहता है। ठीक है, तो ये एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स में हमें रिजॉल्व करना है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हैं? जो कुछ डायग्राम में आप लिख रहे हैं वही इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। अगेन आपने कहा कि भाई कंसिडर अ वेक्टर f
एरो के साथ लिखेंगे, ठीक है। whose magnitude is capital F and direction theta with respect to positive x axis, ये x axis के साथ इसकी डायरेक्शन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। करना क्या है, आपसे कह रहे हैं कि भाई रिजॉल्व करो इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आपको इस वेक्टर को x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो लेट दिस वेक्टर इज टू बी रिजॉल्व्ड इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स विद, इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वो जो x एक्सिस के अलोंग आएगा उसको हम fx और जो y के अलोंग आएगा उसको हम fy का नाम दे देंगे, ठीक है। लेट fx एंड fy बी इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। ये x एंड y कंपोनेंट्स हम कैसे ऑब्टेन करते हैं, अंदाजे से नहीं करते, ये x एंड y कंपोनेंट्स हम बकायदा ऑब्टेन करते हैं एक तरीके से। क्या तरीका रहता है, अगर आपको इसका x कंपोनेंट चाहिए, पहले तो ये देखें हमें इस टॉपिक में करना क्या है, रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व करके क्या मतलब हुआ, रिजॉल्व करने का मतलब ये हुआ आपसे कह रहे हैं कि fx बताओ और fy बताओ, ठीक है। आपको कहा कि भाई वेक्टर को रिजॉल्व करो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो आपने कहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब x और y कंपोनेंट, तो एक हिस्सा बन जाएगा वेक्टर का वो हिस्सा जो अलोंग x एक्सिस बनेगा, उसको मैं fx कह देता हूँ, और fy बन गया वेक्टर का वो हिस्सा जो हम अलोंग y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, उसको मैं fy कह देता हूँ। जिस तरह हर वेक्टर के दो हिस्से होते हैं, ये वेक्टर का टुकड़ा भी तो वेक्टर ही होगा, इसके भी दो हिस्से होंगे, एक इसका मैग्नीट्यूड जिसको हम fx बगैर एरो के शो करते हैं जैसे यहाँ किया था, और एक उसकी डायरेक्शन जो कि अलोंग x एक्सिस होती है, ठीक है। दूसरा fy जो बनेगा उसका मैग्नीट्यूड, ऊपर से एरो अगर हम हटा दें तो fy ऐसे लिखा जा सकता है और इसकी डायरेक्शन अलोंग y एक्सिस होगी। तो अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस डायरेक्शन निकालना तो हमें पता ही, जरूरत ही नहीं है इसलिए कि पता है x एक्सिस का मतलब खुद एक डायरेक्शन है और y एक्सिस का मतलब खुद एक डायरेक्शन है। तो x और y में आसानी ही ये थी कि डायरेक्शन निकालनी नहीं पड़ती, क्योंकि एक x के ऊपर और एक y के ऊपर होता है, ठीक है। तो अब जो हमें मालूम करना है दरअसल वो क्या करना है, fx और fy के साइजेस, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ fx और मैग्नीट्यूड ऑफ fy। अगेन टॉपिक में आया आपको कि भाई रिजॉल्व करो एक वेक्टर f है, उसका मैग्नीट्यूड है कैपिटल F और डायरेक्शन है थीटा x एक्सिस से, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके दो। आपने कहा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब दो कंपोनेंट, एक अलोंग x एक अलोंग y, और उन दो कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको बताने हैं। डायरेक्शन बताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि एक अलोंग x एक अलोंग y है, तो सिर्फ आपको इसको दो हिस्सों में ड्रॉ करके रिजॉल्व करके fx वाले हिस्से की लेंथ और fy वाले हिस्से की लेंथ बतानी है, ठीक है, जिसके लिए हम ये सारा काम कर रहे हैं। अब fx ऑब्टेन करने के लिए क्या किया जाता है, इस वेक्टर के x कंपोनेंट की वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है। x कंपोनेंट हमें कहाँ मिलेगा, x एक्सिस में मिलेगा, y कंपोनेंट हमें कहाँ मिलेगा, y एक्सिस में मिलेगा, ठीक है। तो x कंपोनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस वेक्टर के हेड से, यानी कि ये जगह, इस वेक्टर के हेड से मुझे अगर कंपोनेंट बनाना है तो परपेंडिकुलर गिराना है, x कंपोनेंट बनाना है तो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराना है, y कंपोनेंट चाहिए है तो y एक्सिस पे परपेंडिकुलर गिराना है। सिंपल। किसी वेक्टर के कंपोनेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, उस वेक्टर के हेड से परपेंडिकुलर गिरा देते हैं। कौन सा कंपोनेंट चाहिए है, अगर x कंपोनेंट चाहिए है तो x पे परपेंडिकुलर गिरा दो, y कंपोनेंट चाहिए तो y के ऊपर परपेंडिकुलर गिरा दो। तो मुझे fx चाहिए है तो इस वेक्टर के हेड से x पे परपेंडिकुलर गिरा देता हूं, तो ये यहां ये पहुंचा, ठीक है, यहां ये पहुंचा, ये वेक्टर आगे की तरफ है तो ये मैंने यहां से लेके यहां तक की लाइन बना दी, क्योंकि ये वेक्टर भी डायरेक्शन आगे ही रखेगा और यहां तक पहुंचने के लिए मुझे यहां से ऊपर जाना पड़ेगा, तो मेरी अपनी डायरेक्शन क्या बन रही है, आगे। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये एरो हम यहां क्यों बना रहे हैं, यहां क्यों नहीं बना रहे, तो आंसर इज हमें यहां तक पहुंचना है, ठीक है। यहां तक पहुंचने के लिए मुझे इस लाइन में यूं चलना पड़ेगा और फिर यहां से ऊपर आना पड़ेगा, तो मेरी डायरेक्शन एक तरफ बनी राइट की तरफ और दूसरी बनी अपवर्ड। तो इस कंपोनेंट में डायरेक्शन कौन सी रखूं कि मैं f के हेड तक पहुंच जाऊं, राइटवर्ड, तो इसलिए मैंने हेड भी इसका राइट से बनाया,
ठीक है, तो वेक्टर f का x कंपोनेंट बनाने के लिए आपने वेक्टर f के हेड से परपेंडिकुलर गिराया x पे, तो fx मिल गया। अब इस वेक्टर के y कंपोनेंट को हासिल करने के लिए परपेंडिकुलर गिरा देंगे y एक्सिस के ऊपर, यानी कि ये, तो y पे परपेंडिकुलर गिरा देंगे तो यहां से लेके यहां तक हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा, इसको मैंने fy का नाम दे दिया। सही है, तो जैसे ही मैंने ये बनाया, देखें मुझे एक रेक्टेंगल मिल गया, रेक्टेंगल मिल गया, तो इसीलिए ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, वो ये कि जितनी लेंथ ये वाली है उतनी ही लेंथ ये वाली भी होगी, बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। जितनी लेंथ ये वाली है उतनी ही लेंथ ये वाली भी होगी। सही, अगर मैं इस वेक्टर को यहां के साथ साथ यहां शो कर दूं, ऐसे, तो ये fy बन जाएगा, जैसा ये है वैसा ही ये भी हो जाएगा। लेकिन यहां शो करना क्यों जरूरी है? यहां शो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने कहा था कि जिस वेक्टर को अपने हिस्सों में तोड़ते हैं उन हिस्सों को जोड़ने पे पुराना वेक्टर आना चाहिए। तो इसको जोड़ने पे पुराना वेक्टर आना चाहिए, तो जोड़ने के लिए दोनों को हेड से टेल के साथ ज्वाइन होना चाहिए। तो हमने कहा ये हिस्सा क्या होगा, तो पता चला ये इतना ही है, तो ये आपने एक fx और एक fy ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जैसे ही इस fx और इस fy को मैं यहाँ ड्रॉ करता हूं, अब ये मेरा एक ट्राइंगल मुकम्मल हो गया, और वो भी कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल मुकम्मल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल मुकम्मल हो गया, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके ट्राइंगल की 3 साइड्स और ट्राइंगल के 3 एंगल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें जो चाहिए है वो क्या चाहिए है, ये चाहिए है और ये चाहिए है। ये और ये क्या है, ट्राइंगल की 2 साइड्स हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री हमें तीनों साइड्स निकालने की परमिशन देती है, तो ये साइड्स हम ट्रिग्नोमेट्री के जरिए निकाल सकते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनने की देर थी, राइट एंगल ट्राइंगल जैसे बना, अब ट्रिग्नोमेट्री हमें fx और fy दोनों की वैल्यूज मालूम करके दे देगी। ठीक है, कैसे वो चेक करते हैं। मैं काम ये करता हूं, इस ट्राइंगल को लेबल कर लेता हूं, ये वेक्टर, ये इसको साइड O A B का नाम दिया मैंने। ठीक है, अच्छा अब जरा एक दफा डिस्क्रिप्शन इसकी देख लेते हैं। ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि भाई कंसीडर अ वेक्टर f having magnitude capital F and direction theta along positive x axis. Let this vector is to be resolved into its rectangular components. ठीक है, in order to resolve this vector into its rectangular components, draw 2 perpendiculars from its head. Perpendicular on x-axis will give us the x component and perpendicular on y-axis will give us the y component of the vector as shown in the diagram below. आप नीचे ये डायग्राम बना दीजिए। ठीक है, ओके, अब जब हमें डायग्राम मिल गई, डायग्राम के बाद हमें ये चारों चीजें बतानी थी, तो हमने कहा x और y डायरेक्शंस तो पहले से पता है क्योंकि ये सिंबल x और ये सफिक्स y हमें खुद बता रहा है। सिर्फ काम करना है कि इसके इनके कंपोनेंट्स के साइजेस, कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के लिए। तो हमने कहा कि कंसीडर फॉर fx की वैल्यू, ठीक है, fx के लिए हम करेंगे कंसीडर ट्राइंगल O या AOB। यहां पे अब हम डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास ट्राइंगल है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज O। ये है साइड थीटा, ये है F की लेंथ और ये है Fx की लेंथ। अब यहां मैंने कोई एरो ड्रॉ नहीं किया, कोई एरो ड्रॉ नहीं किया। क्यों? इसलिए कि मुझे एरो तो डायरेक्शन को शो करने के लिए होता है, डायरेक्शन तो मुझे चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ साइज चाहिए, लेंथ ऑफ द साइड चाहिए। तो लेंथ के लिए हम कोई एरो ड्रॉ नहीं करेंगे। जब कहीं भी एरो ड्रॉ नहीं किया तो सिंबल में भी कहीं एरो नहीं लगाएंगे। वेक्टर्स में बच्चों को कंफ्यूजन ये रहती है कि एरो कहाँ लगाना है, कब नहीं लगाना। तो जब आप डायग्राम ड्रॉ करने में एरो लगाएं तो लेबलिंग में भी एरो लगाएं।
जब डायग्राम ड्रॉ करने में एरो नहीं लगाएंगे तो सिंबल्स में भी लेबलिंग के दौरान एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, एरो लगा हुआ होगा तो मतलब आप वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो सिंबल भी वेक्टर वाला आना चाहिए एरो के साथ। जब मुझे मैग्नीट्यूड ही चाहिए है खाली, तो मैग्नीट्यूड तो डायरेक्शन के बगैर होता है, मैग्नीट्यूड के साथ तो डायरेक्शन नहीं लगाते। तो जब मैग्नीट्यूड चाहिए है, इस वजह से डायरेक्शन हमने एरो लगाया ही नहीं। जब एरो नहीं लगाया लेबलिंग फिगर में, तो हम सिंबल में भी एरो नहीं लगाएंगे। ठीक है, नाउ इस ट्रायंगल में वो कौन सा रिलेशन है जो हमें हेल्प आउट कर सकता है? तो हमने पढ़ा था सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। हमें क्या मालूम है? हमें मालूम है थीटा, थीटा के हिसाब से ये वाली साइड बन जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ 90 का एंगल बनाने वाली ये साइड बन जाएगी बेस, और ये हाइपोटेन्यूज जो रिमेनिंग साइड है। ठीक है, तो हमें क्या मालूम करना है? fx क्या है? बेस, और गिवन क्या था? ये वाला वेक्टर यानी कि हाइपोटेन्यूज गिवन था और बेस निकालना है। तो वो कौन सा रिलेशन है जो बेस और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है? वो वाला लगा देंगे, एंड दैट रिलेशन इज cos। तो हमने कहा कि सिंस cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हिच इंप्लाइज दैट cos थीटा इज बेस हमारे पास कौन है? fx, और हाइपोटेन्यूज f के बराबर है। इसको जो यहाँ पे f को डिवाइड कर रहा है, इस f को हम इधर भेज देते हैं, तो ये f इस cos थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं fx इज इक्वल टू f cos थीटा। ठीक है, ये क्या आ गई हमारे पास? विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर x component, या which is the required x component। सही है। अब दूसरा हिस्सा for fy, y के लिए फिर हम कहेंगे इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल AOB। अब इस ट्रायंगल को मैं ड्रॉ करूं यहां पे दोबारा से, ये हमारे पास O एंगल थीटा, A F Y B और F। जब Fx निकालना था तो सिर्फ Fx लेवल कर लिया था, जब Fy निकालना है तो सिर्फ Fy लेवल कर लेंगे। ठीक है, इस थीटा के हिसाब से Fy हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, सॉरी हाइपोटेन्यूज। अब Fy निकालना है यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है, तो परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज हमें मालूम है, तो कौन सा रिलेशन है जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को रिलेट करता है? दैट इज सम पीपल हैव का साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमने कहा कि सिंस साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिहाजा साइन थीटा इज परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है Fy। रिमेंबर वी आर नॉट ड्रॉइंग दी एरोस, तो हम सिंबल्स में भी एरो नहीं लिख रहे हैं, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास f है, ये f इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f मल्टीप्लाई बाय sin थीटा इज इक्वल टू Fy, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Fy इज इक्वल टू f sin थीटा, which is the required y component। That's it। किसी वेक्टर को जब आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं तो उसके x और y कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं। x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड fx, y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड fy। डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन अलोंग x, एक ही डायरेक्शन अलोंग y। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? x कंपोनेंट f cos थीटा से आ जाएगा, y कंपोनेंट f sin थीटा से आ जाएगा। अगर इस वेक्टर का नाम मैं f नहीं a लिखता तो ये a का x कंपोनेंट, a का y कंपोनेंट ax ay, तो ax इज इक्वल टू a cos थीटा, ay इज इक्वल टू a sin थीटा। b लिखता इसका नाम तो bx by बनते, b cos थीटा b sin थीटा आ जाता। ठीक है, इस तरह से वेक्टर का जो भी नाम है
जो भी सिंबल है उस सिंबल के साथ सफिक्स में x और y लगा के और फिर अकॉर्डिंगली उसकी इक्वेशंस बनती हैं। ठीक है, ये हमारे पास किसी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में जिसमें हमने उसको रिजॉल्व किया उनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू आ जाएगी इस इक्वेशन से, और डायरेक्शन हमें बताने की जरूरत नहीं है। व्हेन थीटा किस लिहाज से था, एक्स एक्सिस के लिहाज से। ठीक है, ये हो गया हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट।